देखिए, आज का जो मंगलवार है वो रोजगार का महामंगल साबित होने वाला है। गुड न्यूज ये है कि अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है देश के अलग अलग हिस्सों में 45 जगहों पर होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री इन युवा लाभार्थियों को संबोधित भी करने जा रहे हैं। असल में केंद्र सरकार ने इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है और उसी के तहत ये रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। चयनित उम्मीदवार अब भाग लेंगे देश निर्माण में। देश के युवाओं के लिए शुभ समाचार है। केंद्र सरकार ने आज रोजगार मेले का आयोजन किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री 71,000 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। रोजगार मेला देश भर में 45 जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों में भी भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चयनित युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 युवाओं को पीएम नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी नौकरी पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। देश भर से चयन किए गए युवाओं को डाक सेवक, लिपिक, ट्रैक मेंटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, कर सहायक, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधान अध्यापक और सहायक प्रोफेसर जैसे पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकारी एजेंसियों में समयबद्ध तरीके से भर्तियों को पूरा करने का लक्ष्य है। पीएम ने कहा है कि इस साल के आखिर तक मिशन मोड में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बताते हैं कि युवाओं को रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए क्यों ये इतना बड़ा दिन है, आज का दिन इतना अहम क्यों हो जाता है और आज के दिन को रोजगार का महामंगल क्यों कहा जा रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार का 5वां रोजगार मेला अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इस रोजगार मेले में पीएम मोदी खुद 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बिल्कुल सरगम, और देखिए इसके साथ रोजगार मेले के तहत नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या 3,59,000 हो जाएगी। ये नौकरियां जो है अलग अलग सरकारी दफ्तरों में दी जाएगी। बिल्कुल, आज देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल नौकरी पाने वाले लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और असल में केंद्र सरकार ने साल के आखिर तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सभी की निगाहें रहने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो उस वक्त संवाद में वो क्या कुछ खास कहने जा रहे हैं। बिल्कुल सरगम, बात कुछ और खबरों की होगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम फिर थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है। देखिए, हालांकि इसमें गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, मगर लू के थपेड़े थोड़ा कम जरूर हो जाएंगे। सोमवार की दिल्ली का तापमान जो है 41.3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, लेकिन आज मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो आपको पता होगा कि आंधी भी देखने को मिल रही है। हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा देखिए 17 मई यानी बुधवार को भी राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के बाद बादल जो है वो छाए रहने की संभावना है। 17 मई को तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए अगले 2 दिन तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, यानी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मई के तीसरे हफ्ते में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। दोपहर में चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को झुलसाने लगी हैं। देश के कई हिस्सों में तो तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। जहां जहां गर्मी ज्यादा है, लोग परेशान भी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जो टेम्परेचर है कुछ दिनों में वही 40 और 42 के बीच में चल रहे हैं। इससे पहले क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, टेम्परेचर 40 से कम थे। अभी भी अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर की तरफ देखेंगे, क्लाउड पैच आ रहा है, जिसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 4-5 दिनों में पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्का फुल्का रेनफॉल रहने की उम्मीद है। मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो चलो कम है, राजस्थान में आने वाले 4-5 दिनों में हल्का फुल्का रेनफॉल या डस्ट स्टॉर्म रहने की उम्मीद है। अच्छी खबर ये भी है कि उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में फिलहाल हीट का असर नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर का तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। टेम्परेचर एनसीआर दिल्ली में 40 और 42 के बीच में रहने की उम्मीद है। एज सच कहीं पे भी हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव का हमारा ऐसा कोई वार्निंग नहीं आने वाले 5 दिनों में। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में हीट वेव की आशंका जताई है। भारत के दूसरे हिस्से फिलहाल हीट वेव की मार से बचे रहेंगे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मई के इस महीने में भले ही सूरज आग बरसा रहा हो, पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका हो, ऐसे में हम आपको बताते हैं घर को ठंडा रखने का ग्रीन फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे ना सिर्फ आपका घर कूल रहेगा, बल्कि गर्मी के मौसम में आपको मिलेगा खुशनुमा एहसास। लखनऊ में ये है सौरभ त्रिपाठी का घर। तस्वीरों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये घर दूसरे घरों से खास क्यों है। गर्मी के मौसम में सबको थोड़ी राहत की जरूरत होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों। जिन लोगों के घर में टेरेस गार्डन है या जो लोग बागवानी का शौक रखते हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेरेस गार्डन, ऐसा खूबसूरत जो देखने में तो सुंदर है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ पौधे यहाँ पर जो लगे हैं उनको भी काफी राहत मिल रही है, जिस तरह से यहाँ गार्डन बनाया गया है। छोटे बड़े हरे भरे पेड़ पौधे इस घर को स्पेशल बना रहे हैं। हरा भरा टेरेस गार्डन सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। टेरेस गार्डन की वजह से ये घर दूसरे घरों के मुकाबले कम गर्म होता है। यही वजह है कि आसपास के और लोगों के मुकाबले गर्मी में सौरभ त्रिपाठी और उनका परिवार ज्यादा सुकून से रह रहा है। पौधों की खासियत है वो धूप झेलते हैं और ठंडक हम लोग को देते हैं, और ये पौधे हमेशा से करते आ रहे हैं। वो जो बाहर की हार्मफुल जो ऑक्सीजन, वो CO2 है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और इससे वो बाहर की जो गर्मी की जो तपिश है वो खुद तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ठंडक हम लोग को दे रहे हैं, हमारे घरों को दे रहे हैं। गार्डनिंग एक्सपर्ट सौरभ त्रिपाठी के अनुसार छोटी सी जगह पर भी टेरेस गार्डन सेटअप कर आसपास के कमरों का तापमान कम किया जा सकता है। हालांकि उनकी सलाह है कि गर्मियों के लिए पौधे का सिलेक्शन सोच समझकर ही करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि हम कौन से पौधे लगा रहे हैं टेरेस पे, इतनी गर्मी में कौन से वो पौधे हमारे वो सरवाइव कर पाएंगे, उसका सिलेक्शन सबसे जरूरी है। और उसके लिए जो मैंने लोगों को बताया हुआ है, आप एक लिस्ट तैयार कर लिए। गर्मियों में फ्लावरिंग श्रब्स काफी अच्छी आती हैं। टिकोमा की कुछ ऐसी वेराइटीज है जो राउंड या पूरे साल भर फ्लावर करती हैं, गर्मियों में तो और अच्छी फ्लावर करेंगी वो। गुड़हल की भी कई ऐसी वेराइटीज है, बोगनविलिया की कई ऐसी वेराइटीज हैं, कुंद की है, फ्रेग्रेंस प्लांट्स कई सारे हैं, कुंद है, मोगरा है, जूही है, चमेली है। ये सब कई वैरायटीज ऐसी हैं जो 40-45 डिग्री में भी आसानी से फ्लावरिंग भी करेंगी और अपने आप को हम लोग को राहत भी देंगी। और ऐसे कई सारी वैरायटीज हैं जो हम फ्रूट्स में भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स में लगा सकते हैं। पौधों को गर्मी से बचाना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए एग्रो शेड नेट लगाया जा सकता है। इससे धूप छनकर आती है और पौधे यूवी रेज से बचे रहते हैं। पौधे तो दिन भर बाहर रहते हैं, अब उनको कैसे इस गर्मी से बचाना है, तो अभी तो हाल फिलहाल के लिए हम लोग के लिए यही एक माध्यम है। ये एक एग्रो शेड नेट हमने लगाया हुआ है। इस एग्रो शेड नेट की वजह से हम लोग 75% यूवी रेज को रोक पाते हैं।
उससे पौधों को जो धूप है वो छन के मिल पा रही है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज है हार्मफुल है अपनी स्किन के लिए भी, पौधों के लिए भी, वो अल्ट्रावायलेट रेज 75% तक रुक जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मी के मौसम में पौधों को 2 बार पानी देना जरूरी है। पौधों को नमी मिलती रहे और गर्म हवा और साथ ही लू में भी इनकी जड़ों में आर्द्रता बनी रहे, उसके लिए मॉस ग्रास लगाई जा सकती है। ये मिट्टी पर मॉइस्चर को 3 से 4 दिन के लिए रोक लेती है। इस तरह से गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ती है तो इंसानों को भी राहत की जरूरत होती है, उस तरह से पेड़ पौधों को भी राहत की जरूरत होती है। और अगर जरा सा आप उनका ध्यान रखें और केयर करें तो उनकी भी मुश्किल आसान हो सकती है और वो आपको भी राहत पहुंचा सकते हैं। जैसे कि सौरभ त्रिपाठी जी ने बहुत सारे टिप्स ऐसे बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए टेरेस गार्डन वो लोग बना सकते हैं जिनके पास बहुत जगह नहीं है लेकिन गर्मी में जो पेड़ पौधों से राहत चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। तो देखिए, गर्मी के इस 40 डिग्री वाले टॉर्चर से बचने के लिए हम लेकर आए हैं गुड न्यूज। मैदानी इलाकों में भले ही सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखा रहे हों, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी कुछ शुभ संकेत लेकर आई है। दरअसल गंगोत्री, गौमुख और तपोवन में लगातार बर्फबारी होने से ग्लेशियर्स जो है रिचार्ज हो गए हैं, जो पहाड़ों के पर्यावरण और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए फायदेमंद कहे जाते हैं। देखिए, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सर्दी में बर्फबारी होना आम बात है, लेकिन गर्मी के मौसम में हो रही अप्रत्याशित बर्फबारी ने जहां ठंड का एहसास कराया हुआ है, तो इस वक्त तक हो रही ये बर्फबारी उच्च हिमालय क्षेत्रों और ग्लेशियर्स के लिए एक अच्छा संकेत मानी जा रही है। दरअसल इस बार हुई बर्फबारी से ग्लेशियर रिचार्ज हो गए हैं और इनके पिघलने की रफ्तार में भी कमी आई है। ग्लेशियर की ये तस्वीरें उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के ट्रैकिंग कंपनी चलाने वाले महेश रावत ने अपने मोबाइल में कैद की। उनके अनुसार बीती 7 मई को वो गौमुख से ट्रैकिंग कर लौटे और ये तस्वीरें उन्होंने गौमुख और तपोवन में ग्लेशियर्स की ली थी। उनके अनुसार ग्लेशियर रिचार्ज होना पहाड़ों के पर्यावरण और उच्च हिमालय क्षेत्रों के इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए फायदेमंद है। इस बार ग्लेशियर की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, क्योंकि बर्फ ज्यादा गिर रही है और ग्लेशियर के ऊपर भी सारी बर्फ जमी हुई है और ठंडा भी है अभी वहाँ पर, तो ग्लेशियर अभी तक पिघलने नहीं लगा है। और जिस हिसाब से कि 2021-22 में बहुत ज़्यादा पिघल रहा था, तो इस बार संभावना ये बन रही है कि ग्लेशियर इस बार जो है कम पिघलेगा। गौमुख में ग्लेशियरों की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार ग्लेशियर बर्फबारी से कितने रिचार्ज हुए हैं। जानकारी के अनुसार गौमुख और गंगोत्री के ऊपर अच्छी खासी बर्फ रुक रुक कर हो रही है, जबकि तपोवन क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है और इस बर्फबारी ने ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बेहद कम कर दी है। दरअसल हर साल बर्फ के जमा होने से बने पहाड़ों या परतों को हिमनद यानी ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर की ऊंचाई ऐसे स्थानों पर बनती है जहां तापमान 0 से नीचे रहता है। ऐसी जगहों पर साल दर साल नई बर्फ जमा होती रहती है, जिससे पुरानी बर्फ दबते रहने से उनकी डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाता है और ये बर्फ हल्के क्रिस्टलीय से ठोस बर्फ बन जाती है। ठोस बर्फ में बदलना फिर्न कहलाता है। इस प्रक्रिया में ही ठोस बर्फ विशाल पहाड़ या परतें बन जाती हैं, जिसे ग्लेशियर कहते हैं, और जो बाद में ज्यादा दबाव से बगैर किसी ज्यादा तापमान के ही निरंतर तैरते हुए आगे घाटियों की तरफ बहने लगते हैं। गर्मी के मौसम में गौमुख, गंगोत्री और तपोवन जैसे ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी और ग्लेशियर्स रिचार्ज की ये तस्वीरें यकीनन पर्यावरण के लिहाज से शुभ संकेत दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बेहद कम हो जाती है तो नदी में पानी कम रहने का अंदेशा रहेगा, क्योंकि इसका सीधा असर जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मेजर अभिषेक सिंह ने जम्मू कश्मीर के बडगाम में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी बहादुरी के लिए 9 मई को उन्हें राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। अब मेजर अभिषेक सिंह अपने शहर जो है लखीमपुर खीरी पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। देखिए।
सरहद पर जब एक सैनिक अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों का खात्मा करता है तो भारत माता के सपूत का सम्मान उसके शहर में कैसा होता है, कैसे पूरा इलाका उसके शौर्य से गर्व से भर उठता है, ये उसकी एक वानगी है। ये स्वागत है जोश, जज्बे और जुनून की मिसाल मेजर अभिषेक सिंह का, जिन्होंने 6 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की। खुद भी जख्मी हुए, लेकिन मौके पर ही 3 आतंकियों को मार गिराया। मेजर अभिषेक सिंह को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 9 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। जनवरी 2022 को मेजर अभिषेक सिंह ने बडगाम जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान की अगुवाई की। 3 आतंकियों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। मेजर अभिषेक ने अदम्य साहस दिखाते हुए तीनों आतंकियों को घेर लिया। गोलीबारी में अभिषेक खुद भी हैंड ग्रेनेड से जख्मी हो गए, लेकिन जान की परवाह न करते हुए आतंकियों से मोर्चा लेते रहे और आखिरकार उन्हें ढेर कर दिया। साल 6 जनवरी की बात है, मेरे को हमारा कंपनी के अंडर में गांव था, उसमें 3 आतंकवादियों के बारे में पता चला था। उसको गांव को घेर के फिर हम लोगों ने तीनों को मारने में सफल, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक वहीं का कश्मीरी था। और मुझे थोड़ी ऑपरेशन के दरमियान मुझसे एक ग्रेनेड फट गया था, जिसमें मेरे को आंख पे चोट लग गई थी। मेरी आंख के अंदर अभी भी एक 6 मिलीमीटर का एक अभी लोहे का टुकड़ा अभी भी अंदर ही मौजूद है। और इवैक्यूएट में लगभग मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रहा था 2 आतंकवादियों को मारने के बाद। उसकी वजह से मेरे को ये मौका मिला था कि मुझे लायक समझा गया कि मुझे इस से सम्मानित किया गया। अब शौर्य चक्र से सम्मानित होने के बाद मेजर अभिषेक सिंह पहली बार अपने घर लखीमपुर खीरी पहुंचे तो शहर वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वीर सपूत को फूल माला पहनाकर जश्न के बीच तिरंगा यात्रा निकाली गई। अभिषेक सिंह सबसे पहले शहर के पौराणिक संकटा मंदिर गए। वहां माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इस वक्त यहाँ पर अभिषेक सिंह जो शौर्य चक्र जिनको मिला है, यहाँ पर देखिए जो संकटा देवी का मंदिर है लखीमपुर में, यहाँ पर है, देखिए मत्था टेकने आए हैं। यहाँ पर जो माता रानी है उनका आशीर्वाद लेना है। लखीमपुर खीरी के ही रहने वाले हैं ये अभिषेक सिंह, जो बडगाम में जो आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद इन्होंने जो अपनी दिलेरी दिखाई, उसके बाद इनको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया। आज अपने गृह जनपद लखीमपुर पहुंचे हैं। जो संकटा देवी मंदिर है, यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर ये दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। व्यक्ति का जज्बा ऐसा है, इसको किसी सीख लेने की जरूरत नहीं है। हर आदमी के अंदर होना ही होना चाहिए। इसमें कुछ नई बताने की या नई चीज नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ही मानना है। हर आदमी के अंदर भरा होता है, हर एक देशवासी के अंदर। इससे बड़ा जज्बा और कोई ना, प्यार मोहब्बत छोड़ के इससे बड़ा कोई जज्बा हो ही नहीं सकता। इसके बाद मेजर अभिषेक सिंह अपने स्कूल डॉन बॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सरी से इंटर तक की पढ़ाई की थी। स्कूली बच्चों ने मेजर का स्वागत आर्मी स्टाइल में किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूजा की थाली से उनकी आरती उतारी गई। इस स्वागत से अभिभूत अभिषेक भी काफी भावुक नजर आए। सद्बुद्धि विनाशा दीपा ज्योतिर् नमोस्तुते, दीपा ज्योतिर् नमोस्तुते। मेजर अभिषेक सिंह की वीरता पर पूरे देश को फक्र है। उनके शौर्य और पराक्रम पर हर देशवासी को गर्व है। मेजर अभिषेक के दिल में जल रही देशभक्ति की चिंगारी हर देशवासी के दिल में जलनी चाहिए, तभी हम अपने मुल्क को दुश्मनों से महफूज रख सकते हैं। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसी अनोखी पहल की बात करते हैं जो शिक्षा से जुड़ी है। ये शिक्षा खास इसलिए कही जा रही है क्योंकि उनको एक मोबाइल स्कूल के जरिए फैलाया जा रहा है। यही नहीं, समाज के जिस तबके तक ये शिक्षा पहुंचाई जा रही है, उससे जुड़े लोगों को आगे बढ़ाना भी आज के समय की दरकार है। सूरत से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अच्छी तालीम लेना समाज के हर तबके का अधिकार है। हमारे देश में अमीर और गरीब दोनों वर्ग को शिक्षा मिल रही है।
मगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें ये सब कुछ अमूमन मयस्सर नहीं रहता। बस इसी तबके की सामाजिक और मानसिक सोच को सूरत के महेश भाई पटेल ने समझा और फुटपाथ स्लम में रहने वाले बच्चों का हाथ पकड़ निकल पड़े शिक्षा की रोशनी बिखेरने के लिए। वो भी एक खास तरह के बनाए स्कूल के जरिए। मैं जो फुटपाथ पर रहते हैं उन लोगों का संपर्क करूं, उनके साथ 2-3 घंटे बिताऊं, उनकी सामाजिकता, उनकी मानसिकता समझो और उनको क्या प्रॉब्लम है वो समझो। तो उस दौरान मुझे पता चला कि अगर ये पीढ़ी को, ये समाज को जो ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं उनको बाहर निकालना है तो बच्चों में शिक्षा होनी चाहिए। तस्वीरों में देखिए एक बस के अंदर पूरा स्कूल समाया हुआ है। महेश भाई की कल्पना का ये स्कूल आज मोबाइल स्कूल के रूप में सभी के सामने भी है। वो कहते हैं कि इस मोबाइल स्कूल में शिक्षा से जुड़ी कई सुविधाएं हैं ताकि ये जरूरतमंद बच्चे स्कूल के माहौल को फील कर पाएं। यहाँ उन्हें बेसिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा से भी रूबरू करवाया जा रहा। देख सकते हैं कि पूरी बस में हमने क्लासरूम में जो सुविधा आमतौर पे नहीं होती है ऐसी सुविधा की है जो बच्चों को प्रेरित करेगी हर रोज आने के लिए। तो मुझे आज खुशी है कि हम विद्यादीप और विद्याकुंज के माध्यम से हमारा दिव्य पथ मानवता की महक जो ग्रुप है उनके द्वारा हमारे पूरे ग्रुप के माध्यम से ये स्कूल में शुरू करने जा रहा हूं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत महेश भाई पटेल मोबाइल स्कूल के माध्यम से अपने अन्य साथियों के साथ इन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का उजाला भर रहे हैं। उनकी इस पहल को इन बच्चों के अभिभावक भी खुशी खुशी स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है इस मोबाइल स्कूल से तालीम लेकर यही बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से। देखिए, वहां के मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक नई पहल की है। वहां पालना खोला गया है जहां नवजात बच्चों की परवरिश की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो लावारिस और बेसहारा नवजातों को वहां छोड़ सकते हैं जहां उनकी भरपूर देखभाल की जाएगी। फेंके नहीं, हमें दें। वैसे तो ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है, मगर जब आप इस पोस्टर की लाइन के पीछे के मर्म को समझेंगे यकीनन भावुक हो जाएंगे। जैसे ही बच्चा इस पर रखेंगे हम इसके बेड पर, 2 मिनट बाद ये सेंस कर लेगा ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है और इसका कनेक्शन सीधा नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र से है। तो जो इसका अलार्म बजेगा वो हमारे पास नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में बजेगा और 2 मिनट बाद जैसे अलार्म बजेगा वहां से एक स्टाफ इस बच्चे को रिसीव करके नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यहाँ से ले जाएगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे यहाँ बात किसकी हो रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज के एचओडी की अपील उन लोगों से है जो अपने नवजात बच्चों को कहीं भी फेंक कर निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही नवजातों की परवरिश के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया आश्रय पालना स्थल। कोई बच्चा झाड़ी में छोड़ के गया, कोई डस्टबिन में छोड़ के गया, कोई बच्चे के हाथ पैर कटे मिले, कोई बच्चे को कुत्ता काट गया। तो इन सभी को रोकने के लिए एक ये बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है आश्रय पालना स्थल। इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको तो पता नहीं क्यों पैदा हुआ है, लेकिन उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी इस समाज में रहने का अधिकार है। इसी के लिए ये योजना शुरू की गई है कि कोई बच्चा हमारे को ऐसी गंभीर हालत में ना हो पाए उसके पहले ही हमारे पास आ जाए। पिछले काफी समय से अनचाहे शिशुओं को कहीं भी फेंक देने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब जब झांसी मेडिकल कॉलेज में आश्रय पालना स्थल जैसी योजना शुरू की गई है तो ऐसे बच्चों को छोड़ने वालों से भी कुछ अपील की जा रही। इस पालने स्थल का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति इस पालने में अपना बच्चा यहाँ छोड़कर जा सकता है और इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई उसकी एफआईआर नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज के अनुसार आश्रय पालना स्थल में नवजात के पूरी तरह से ठीक होने की स्थिति में ही उसे कानूनी प्रक्रिया और चाइल्ड लाइन संस्था के जरिए फाउंडलिंग हाउस में सकुशल भेजा जाएगा। यकीनन आश्रय पालना स्थल ऐसे अनाथ और अनचाहे बच्चों के लिए एक उम्मीद है जिंदगी जीने की, मगर साथ ही ऐसे लोगों की सोच पर भी सवाल खड़े कर रहा कि क्यों वो अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।